हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो आगे सब। आज आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ट्राई किए थे, अलग एक वैरायटी। ठीक है, उन्हीं को आगे आज कंटिन्यू करते हुए फिर एक और आज नया टॉपिक भी सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत वैरायटी और ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल। मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम हमने सीखा, उसके कॉन्सेप्ट अब तक जो सीखे, उसके एप्लीकेशन के पे बेस कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाओ, ट्राई करेंगे अनदर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस मैंने एक दिया हुआ है, इसको ट्राई करो। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर। अब एक एक्सप्रेशन दिया है जिसके अंदर इरेशनल टर्म्स आ रही है √5 प्लस ये पावर यहाँ पे 1/4 है 11 पे, और आगे है 124। अगर कोई पूछता कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, तो मैं सिंपल से बोल देता कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें कितनी होती, बताओ कितनी होती। 125। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 125 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। उसमें कुछ टर्म्स रैशनल होगी, कुछ टर्म्स इरेशनल होगी, कुछ टर्म्स इंटीजर होगी। तो मुझे ये पता करना है कि उसमें से ऐसी कितनी टर्म्स है जो इंटीजर्स आई। ठीक है, चलो सब लोग ट्राई करो, आप कर सकते हो। प्रॉब्लम दिखने में भले कैसा भी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो और ट्राई करो, वो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। खुद से ट्राई करना, ठीक है, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, अरे स्क्रीन हट गई क्या? यस सर, स्क्रीन हट गई। सॉरी सॉरी। सब लगा दो सर एक बार। हाँ, एक सेकेंड। आ गई सर, आ गई। हाँ, चलो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, सोचो सब लोग। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। सर सर आंसर आ सर टोटल 5 टर्म्स सर, 120 टर्म्स सर जो इंटीजर होंगे। 120, अच्छा। सर 32 टर्म्स। 42 आ रहा है, ओके। सर 32। सर 33 आ रहा है मेरा। सर 32 आ रहा सर है। 93 आ रहा है। बाप रे बाप, इतने सारे आंसर आ रहे, सबके अलग अलग। मतलब क्वेश्चन अच्छा है। सब लोग अपना अपना आंसर चेक करो। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, देखो क्या आएगा। अनुज, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है। चलो, सबने अटेम्प्ट कर लिया ना, सबने ट्राई कर लिया ना? यस सर, 31। ये सर 31। ओके, चलो देखते हैं। कैसे सोचे इस बारे में कि इसमें इंटीजर्स कहां से आएंगे? सर कैसे सोचे? 4 से मतलब डिवाइड होना चाहिए। नहीं सर देखो, हाँ, ऐसे ना 11 की पावर जो 4 का फैक्टर नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कभी भी डायरेक्ट प्रिडिक्शन मत करो। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमेशा एक जनरल तरीका अपनाओ। जैसे सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका जिससे हमारा आंसर में एक्यूरेसी आ जाएगी, कि सबसे आसान ये है कि आपको कुछ भी पूछे, क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, आप हमेशा क्या लिखते हो, जनरल टर्म लिखते हो, तो इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, बताओ बताओ, इसका जनरल टर्म क्या आएगा? 124 C1 और CN। सी आर। C0।
आर सर यार एन जनरल आर टर्म पूछ रहा हूँ बेटा, टी आर प्लस 1, तो जनरल टर्म क्या होगा 124 सी आर, और फिर बोलो रूट 5 की पावर 124 माइनस आर माइनस आर हाँ टाइम्स अंडर रूट 11 11 की पावर आर। हाँ, आर। वेरी गुड, बहुत सच्चा। अच्छा ये 124 सी आर ये तो इंटीजर होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5 की पावर रूट है मतलब पावर 1/2 है ना, यस सर तो ये हो जाएगा 124 माइनस आर बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 1/4, मतलब ये हो जाएगा 11 की पावर आर बाई 4। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, Yes, ध्यान sir, आ गया। से। ठीक है, यहाँ पे हमको ये पूछा गया था कि भाई इस क्वेश्चन में इसकी बॉस इस टर्म 125 टर्म आएंगे टोटल, उन 125 टर्म में कुछ टर्म रैशनल होगी, कुछ इरेशनल होगी, कुछ इंटीजर होगी, तो कितनी टर्म इंटीजर्स होगी ये पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स, तो ये पता करना। इंटीजर आने के लिए ये जो पावर होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए? सो होल Even. बेसिकली पावर कैसी होनी चाहिए? इवन होल नंबर, मतलब इंटीजर होनी चाहिए, हाँ है ना। यस सर अगर पावर इंटीजर है तो 5 की पावर कुछ भी करो, 12 की पावर कुछ भी करो, आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो दिक्कत है ना। Yes, sir. अगर मुझे आंसर को देखो, ये तो इंटीजर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इंटीजर ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगर इंटीजर बनाना तो पावर को इंटीजर होना पड़ेगा, बोलो। मतलब कहने का मतलब ये कि जो एक तो पावर कितनी 124 आर माइनस बाई 2, इसको क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। और ये इंटीजर कब होगा? जब न्यूमरेटर में टर्म कैसी हो, अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये इंटीजर आंसर कब आएगा? जब ये वाली टर्म कैसी होनी चाहिए? सर इवन इवन। इवन, हाँ है ना। ये इवन होगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 124 माइनस जो आर है वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं एनसीआर में, ये आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? एनसीआर का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आर की वैल्यू, आर पे क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? 0 to 124। जैसे एनसीआर है तो एन के टर्म्स में बताओ। आर की वैल्यू 0 to n। 0 से लेके एन तक जाती है, हाँ है ना। आर की वैल्यू हमेशा 0 से एन के बीच में लाई करेगी। क्या एन से ज्यादा हो सकती है? नो सर नो क्या सर। 0 से कम हो सकती है? नहीं। नो तो यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि 124 माइनस आर एक इवन नंबर आना चाहिए। कैसे नंबर आना चाहिए? इवन। क्लियर है? यस सर है ना। तो 124 माइनस आर इवन कब होगा? जब आर कैसा हो, आर कैसा होना चाहिए? 124 में से नंबर कैसे माइनस होना चाहिए? इवन नंबर माइनस होगा तभी तो आंसर इवन आएगा, यस सर इवन आएगा है ना। तो आर यहाँ Yes, पे sir, क्या even आएगा। इवन ही होना चाहिए। और इवन मतलब कहां से कहां तक हो सकता है इवन नंबर? 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 0 से 124 4 कहां तक जा सकता है? 124 तक, है ना। 124 तो पहली कंडीशन क्या आ गई? ये पहली कंडीशन कि अगर इसको इंटीजर बनाना है, मतलब इसको इंटीजर बनना, पावर इंटीजर होनी चाहिए तभी आंसर ये इंटीजर आएगा। और पावर इंटीजर होने के लिए 124 माइनस आर बाई 2 इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर कब आएगा? जब ऊपर वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, मतलब इवन होगा। और इवन कब होगा? जब दोनों क्या होगा? इवन होगा। क्लियर है ना। अब दूसरा यहाँ पे देखो, ये वाला, इसको भी इंटीजर बनाना है आर बाई 4। ये इंटीजर कब आएगा? जब आर कैसा हो? 4 का मल्टीपल। वेरी गुड, आर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बहुत बढ़िया। मल्टीपल ऑफ 4 होगा तभी तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। यस सर यस मल्टीपल ऑफ 4 तो यहाँ पे आर की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी? 4 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे? 0, फिर बोलो 4 8 12 एंड सो ऑन। आखिरी कहां तक जाएगा? 124, हाँ है ना। ये 2। अब मुझे ये 1 और 2, ये एक सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया मान लो, ये सेट बी हो गया। अब ए और बी का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन के यूनियन। सर इंटरसेक्शन, क्योंकि इसको भी ये भी इंटीजर चाहिए, ये भी इंटीजर, दोनों का इंटीजर होना जरूरी, मतलब दोनों में एंड की कंडीशन है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा क्या? बेसिकली देखो, ए के अंदर ये बी तो पूरा आ रहा है ना। यस सर ए मतलब इवन नंबर, ए मतलब सेट क्या था? इवन नंबर का सेट था, और ये सारे तो इवन है ही। बेसिकली अगर मान लो ये आपका सेट ए, तो सेट बी कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर ही आएगा, 4 के मल्टीपल। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये पोर्शन। तो बेसिकली इन दोनों में, बेसिकली कहने का मतलब क्या, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा? सेट बी कंप्लीट आएगा, हाँ है ना। पूरा सेट भी आएगा, सेट भी आएगा। अब आपको ये पता करना है कि ये जो 0 4 8 12 अप टिल 124, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब आर की कितनी वैल्यू है? ये नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें?
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एपी का कॉन्सेप्ट आ गया 0 4 8 12 अप टिल कहां तक है 124। आर की ये वैल्यू मेरी आर की होनी चाहिए। तो आर की ये कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, एपी का। an equal to a plus n minus बहुत बढ़िया। 1। nth टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू a प्लस n में पता करो कितना आ रहा है। सर 33 यार। सर 31। सर 32 है। 32 आ रहा है 32। यहाँ पे n की वैल्यू 32 होगी, मतलब कितनी टर्म्स होगी 32 टर्म्स। आंसर आ रहा था आप लोगों का। यस सर। सर 30। ठीक है, यस सर आ गया था, बस जीरो को कैलकुलेट नहीं किया था, ये गलती कर दी थी। अब ध्यान रहेगा ना लॉजिक। यस सर। ठीक है, ओके चलो अब ये जेई का क्वेश्चन ट्राई करो, सब लोग अपने खुद से अटेम्प्ट करना। जे 2021। अच्छे से अटेम्प्ट करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं अभी है। हाँ बोलो बोलो। सर मेरी एक बार आपने बोला था अटेंडेंस कब, सर प्लीज बता दो मेरा। अभी जब मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना ना, आपको कहा था ना आपका नाम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और मैसेज ड्रॉप करके लिख देना, ऐसे याद नहीं। सर ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नहीं सर मेरे को फोन आया था, नहीं सर कल मेरे को फोन मतलब आया टीम से कि मेरी अटेंडेंस कम है, मतलब 40% से भी कम है, लेकिन मैं तो रेगुलर क्लासेस पे अटेंड करता हूँ सर, मतलब मैंने 3-4 स्किप की होंगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो पूरा लिख के। यस सर क्लास के बाद अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो। और ट्राई करा करो कि आप लोग अपनी अपनी आईडी से ज्वाइन करा करो, जो भी जीमेल आईडी या फिर यूज करते हो या फिर आपने जो दी हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर्ली डाला करो, उनके अटेंडेंस ट्रैक अच्छे से। कर रहे हो ना ट्राई सब लोग? हेलो। यस सर। हाँ जी सर कर रहे हैं सर। अभी जेई में आया था अच्छे सर 35 आंसर आ रहा है। 45। सर 40। सर 35। अच्छा सर 43। सर 43। 43 ओके।
सर 43 आ रही है, मैंने चेक किया तो गलत निकला, 43 आ रही है। चलो करेक्ट है। सर 43 वही तरीका फटाफट ट्राई कर लेते हैं जैसा कि आपको सिखाया था। जनरल टर्म जब मैं इसको लिखूंगा तो आ जाएगा 12CR 2 की पावर 1/3 की पावर 12 माइनस R 3 की पावर 1/4 की पावर R। सब लोग ऐसे देखते जाना कैलकुलेशन। ऐसे किया सबने? हाँ है ना? यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे 3 की पावर R/4। अगेन यहाँ पे दो चीजें हैं, दो सेट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो यहाँ से ये आपका इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या क्या आ रही है, और दूसरा वो वाला भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। दूसरा ये जो है R/4 ये भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अगर ये दोनों इंटीजर हुए तभी जाके आपके पास अच्छा। यहाँ पे क्या पूछी है, रैशनल टर्म्स। हाँ रैशनल टर्म मतलब वही, अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो भी आपका क्या होगा, रैशनल टर्म ही होगा। तो ये दोनों इंटीजर आना चाहिए तभी जाके आपका टर्म्स क्या आएगी, इंटीजर या फिर रैशनल। यहाँ से अगर मुझे ये देखना है कि 12 माइनस R/3 ये इंटीजर कब होगा, बोलो। सर जब R की वैल्यू 3 का फैक्टर होगी 0 बेसिकली न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यस सर, है ना? ये ऊपर वाला जो टर्म होगा वो 3 का मल्टीपल होगा तभी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो R माइनस 3 शुड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये सबको समझ में आता है ना बेसिक, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। R माइनस 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो। R की वैल्यू एक तो लाई कहां से कहां तक करेगी, 0 से लेके 12 के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 12 के बीच में। अब R माइनस जो 12 माइनस R है वो कैसा होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। तो R की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या 0 रख सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। अगला क्या रखेगा, 3 के मल्टीपल ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि 12 में से 3 का मल्टीपल डिफरेंस होगा तभी तो बचेगा। जैसे 3 रखा, मान लो 3 रख सकते हैं क्या? यस सर। 3, 6, 9 और 12 आया ना? क्लियर हो गया? यहाँ से एक सेट आपका ये आ गया कि R की वैल्यू ये होगी। अब सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। R/4 अगेन इंटीजर कब होगा, यहाँ से फैक्टर 4 R इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो R इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो R के मल्टीपल 4 कौन से हो जाएंगे, 0 बोलो, 0, 0, 4, 8, 12, 16 होगा क्या? नो सर। नहीं, 16। ठीक है। अब इन दोनों को क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन। इन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से इंटरसेक्शन में R की क्या क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, सर 0, 12, 0 और 12, सॉरी 0 और 12, 0 और 12। मतलब दो टर्म ऐसी होगी जो इंटीजर आएगी, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल 13 टर्म्स होगी जिसके अंदर 2 टर्म रैशनल आएगी। उनका क्या पूछा हमको, सम पूछा था, आया ना? यस सर। बेसिकली हमको आंसर क्या निकालना था, R इक्वल टू 0। R को 0 रखोगे तो मतलब फर्स्ट टर्म, आया ना? R को 0 रखोगे तो कौन सी टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी। यस सर। R को 12 रखोगे तो कौन सी टर्म आएगी, 13th टर्म। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली इसके एक्सपेंशन में अपन को फर्स्ट टर्म और 13th टर्म का क्या करना है, सम करना है। तो T1 प्लस T13, तो R को हमने एक बार क्या रखा, 0 रखा, और R को एक बार क्या रखा, 12 रखा। तो इन T1 प्लस T13, तो T1 हो जाएगा 12C0। ठीक है, T1 R की जगह 0 रख दोगे तो 12C0, इसकी पावर 12 और इसकी पावर 0, बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 की पावर 12 प्लस लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह 12 रखेंगे तो 12C12 3 की पावर 1/4 की पावर 12, है ना? यस सर। ठीक है, 12C0 1 होता है, मुझे पता ही है। और ये हो जाएगा 12 2 की पावर 4 प्लस ये भी कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था सर, 43। क्लियर हो गया? देखो ऐसा जेईई में क्वेश्चन आया था, कर लोगे ना? यस सर, ये तो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली जेईई में। अब आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट की मदद से अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा ना तो इसको क्वेश्चन कितना भी क्यों ना घुमाए अब आप कर लोगे। बेसिकली यहाँ पे आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, इंटीजर होना चाहिए, फिर दोनों सेट से जो कॉमन कंडीशन आएगी उनका क्या ले लोगे आप, इंटरसेक्शन। और आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रही है। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है। अब अगला एक और अच्छी वैरायटी, ये अच्छा यहाँ मैंने टिक कर दिया क्या आंसर, नहीं ये पहले का टिक करके, हाँ पहले का टिक है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। अब ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा।
लेकिन एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि आपको ये टर्म कैसे क्रिएट होगा ये सोचो, A1 A3 A5 A आगे तक। चलो एक काम करो, सबसे पहले आप ये लॉजिक लगाओ कि मैं ऑड टर्म का सम कैसे निकालूं। इसके अंदर जितनी भी ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट, बेसिकली ये क्या है, कोफिशिएंट है, A0 A1 A2 ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। यस ऑड कोफिशिएंट आएंगे, वो ऑड कोफिशिएंट का सम कैसे निकलेगा। लास्ट वाला ऑड कोफिशिएंट कौन सा आएगा 40 के पहले आया ना। यस सर। 39. आपको सबसे पहले ये निकालो कि इसका सम कितना आ रहा है, फिर हम सोचते हैं हमको कहां से कहां तक पूछा है, ए से 37 तक पूछा है, हम पहले ए से लेके 39 तक का ऑड वाले टर्म्स का सम कितना आएगा वो, तो वो सम निकालने की कोशिश करो कैसे निकालोगे, करो ट्राई। थोड़ा सा छोटा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर वो लॉजिक आपने पहले यहाँ पे लगा दिया फिर 37 के बारे में सोचेंगे। पहले मुझे ये समझाओ कि A1 A3 A5 ये आपको एक इक्वेशन आइडेंटिटी जो गिवन है ये, इसको ध्यान से देखो, सोचो। सब लोग खुद से इंडिविजुअली अपने अपना ट्राई करना, दिमाग लगाओ खुद से, ठीक है, नेट वेट पे सर्च मत। सर अभी सोचो फिर एक साथ पूछता हूँ। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपको मैंने पहली चीज ये पूछी है कि आपको इसमें ऑड टर्म्स का सम पूछा था 37 तक, लेकिन पहले मैं सारी ऑड टर्म्स का अगर मुझे सम निकालना तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए क्या लॉजिक अप्लाई करूं, सोचो। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो काम हो जाएगा। सोच रहे हो सब लोग? यस सर। हाँ बताओ क्या सोचा, किसी ने सोचा, कैसे सोचे? अच्छा मुझे ये बताओ सर ये ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक बन रहा है। हाँ लेकिन उसके फैक्टर नहीं बनेंगे या फिर वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले ये लॉजिक समझो, अगर मैं आपको ये पूछता, एक मिनट रुको, आपको अगर मैं ये पूछता A0 A1 A2 सारे का सम पूछता, अगर A3 A4 अप टिल A40, तो बताओ इस सारे का सम निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? सर समेशन में 2n+1 रखेंगे तो सही होगा। नहीं और सोचो सर, हिट एंड ट्रायल करते हैं 1 और 1 -1 का। हाँ ठीक, ये कर सकते हो। x की जगह आप 1 रख सकते हो, ठीक है। अगर x की जगह 1 रख दोगे इक्वेशन के LHS और RHS में, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर LHS RHS में x की जगह 1 रख दिया तो RHS में क्या क्रिएट होगा, A0 A1 A2 A3 इन सबका सम क्रिएट हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो इक्वेशन है ना, ये क्या है, एक तरह की इक्वेशन, एक तरह की आइडेंटिटी है, मतलब बेसिकली इक्वेशन है। तो LHS RHS में x की जो भी वैल्यू रखूंगा दोनों तरफ सेटिस्फाई करनी चाहिए, इधर और इधर। तो अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगा तो 1 रखने में फायदा क्या होगा, इन सारे कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर x की जगह 1 रख दोगे तो इधर सारे आपके पास A0 A1 A2 A3 अप टू A40 का सम आ जाएगा, और इधर 1 रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 2 + 2 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 की पावर 20, है ना। 4 की पावर 20 को मैं 2 की पावर 40 भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने x की जगह 1 रखा, ठीक है। अब लॉजिकली बताओ अब क्या करें, x की जगह क्या रख दे, दूसरा -1 रख दे। देखो अगर -1 रख दोगे तो बताओ इधर क्या बनेगा, RHS पार्ट में क्या बनेगा, x की जगह -1 रखोगे तो RHS में क्या बनेगा? सर समझ में नहीं आया, मतलब -A1 + A2 -A3, मतलब सर ये क्लियर नहीं हुआ। अल्टरनेटिव माइनस आएगा सर। ठीक है, वापिस समझो, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था 1 + x + 2x² की पावर 20, और इसका एक्सपेंशन आपको क्वेश्चन में बोला गया इस तरह से कुछ आ रहा है, कांस्टेंट टर्म को A0 बोला गया है, x के साथ जो टर्म है उसको A1 × x बोला, जहां पे A1 इसका x का कोएफिशिएंट है, प्लस A2 × x² एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है, और लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी जो हाईएस्ट पावर होगी x की पावर 40, उसका कोएफिशिएंट आ रहा है a की पावर 40, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इसके जो ऑड कोएफिशिएंट है उसका सम कितना होगा, वो पूछा गया था। यहाँ पे मैं सिंपल लॉजिक क्या लगा रहा था कि इक्वेशंस में LHS और RHS में, यहाँ पे अगर मैं x की, देखो ये एक इक्वेशन है, या फिर x को सोचेगा आइडेंटिटी टाइप है, इक्वेशन है, इक्वेशन में मैं LHS RHS में x की कोई भी वैल्यू अगर रखूंगा तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगी, है ना। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो x की वैल्यू में इधर रखूं या इधर रखूं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2x + 1, अगर मैं x की जगह 5 रखूंगा इधर भी और इधर भी, तो क्या दोनों सेम आएगा, है ना। x की वैल्यू में कोई भी रखो LHS RHS में आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम, क्योंकि ये दोनों एक तरह की क्या आइडेंटिटी हो गई,
आया ना। तो x की वैल्यू अगर ये ट्रू है तो मतलब दोनों की तरफ क्या होगा, ट्रू होगा। तो मुझे कोएफिशिएंट का सम क्रिएट करना था। कोएफिशिएंट का सम क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, x की जगह 1 रख दिया। इक्वेशन के दोनों तरफ में x की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। रखो, ट्राई करो। 20 कैसा आएगा? 40 आएगा ना। एक्सक्यूज मी सर। अरे रखो जो भी आंसर है। सर मैंने एक ट्रिक यूज की है, मतलब बताना आप सही है गलत है। एक मिनट पहले ये सॉल्व करो, बाद में डिस्कस करते हैं। x की जगह 1 रखो, कितना आ रहा है सर 2 की पावर 20। ठीक है। x की जगह 1 जब रख दोगे तो इधर 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 की पावर 20। और इधर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा a0 + a1 + a2 एंड सो ऑन। है ना? यस सर। यस सर। सारे कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 40 हो जाएगा। है ना? 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और उसकी पावर 20 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 40। तो इसको मैं 2 की पावर 40 भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास a0 + a1 + a2 + a3 अप टिल a40 का सम कितना आ जाएगा 2 की पावर 40। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब मुझे देखो ऑड टर्म्स चाहिए। अगर मैं अब x की जगह -1 रख के देखो तो बताओ क्या बनेगा। LHS RHS में दोनों जगह एक बार 1 रखा, अब मैं -1 रखा। इवन टर्म्स बनेगी। हाँ, -1 रखोगे तो यहाँ पे 1 - 1 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 20 बचेगा। हाँ, 2 की पावर 20 बचेगा। और इधर देखो क्या होगा, जब यहाँ पे -1 रखोगे तो जितनी भी ऑड वाली टर्म्स है उसके आगे माइनस आ जाएगा, इवन वाली टर्म्स में प्लस ही रहेगा। a0 -a1 + a2 फिर -a3 आया ना, फिर प्लस a4 एंड सो ऑन अप टिल -a40, सॉरी प्लस a40। क्लियर हुआ यहाँ तक? प्लस यस सर दोनों को माइनस कर देंगे। यस सर। हाँ, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करें। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को क्या करें, ऐड के सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट। हाँ, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इवन टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी। तो 1 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 1 - 2 करेंगे तो देखो ये इवन टर्म्स, जो भी इधर प्लस वाली टर्म्स है, इधर की प्लस वाली टर्म्स माइनस वाली टर्म्स क्या होती है, कैंसिल। तो मेरे पास ऑड टर्म्स बचेगी 2 बार। क्या बचेगी मेरे पास, ट्वाइस ऑफ a1 + a3 + a5 अप टिल कहां तक, a39 तक आया ना। 39 तक। ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये इधर क्या बचेगा, इधर क्या था आपके पास 2 की पावर 40 और इधर क्या था 2 की पावर 20। इन दोनों को हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अभी 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फाइनली आ गया कि a1 + a3 + a4 a5 जितनी भी ऑड टर्म्स है उसका सम अप टिल a39 a37 + a39 का जो सम है वो मेरे पास कितना आ गया, 2 की पावर 40 - 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक आ गया। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या था, a37 तक पूछा। अब a37 तक कैसे निकालेंगे सर? वो जनरल टर्म रख के x की पावर 1 रख देंगे। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आया ना? यस सर। मुझे क्या करना है, 37 तक का सम निकालना है। तो 37 तक का लिख दो, ये a39 उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो फिर मैं आंसर क्या आ जाएगा, 240 - 2 की पावर 20 बाय 2 माइनस a39। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। ठीक है। अब a39 निकालने का तरीका बताओ क्या होगा। सर इसकी जनरल टर्म लिख के वहाँ पे x की वैल्यू 1 कर देंगे। जनरल टर्म कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास 1 + 2। अब देखो यह एक अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे तो पहला लॉजिक क्या करा आपने, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने x को 1 रखा, x को -1 रखा, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो उससे इवन वाले सारे कोएफिशिएंट कैंसिल आउट होकर मेरे पास सारे ऑड का सम आ गया। लेकिन क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि वहां पे सारे ऑड का सम नहीं पूछा था, वहां पे सारे 37 तक का पूछा था। तो कहीं ना कहीं मुझे a39 हटाना है। तो a39 हटाने के लिए a39 की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली क्या करना है, a39 कौन है, इसमें x की पावर 39 का कोएफिशिएंट जो होगा वो कितना होगा वो पता करना है। ठीक है। तो अब आपका अगला टारगेट क्या है, इसमें x की पावर 39 का कोएफिशिएंट कितना होगा ये पता करना है। बताओ, समझ में आ रहा है ना? मुझे अब क्या करना है, एक a39 पता करना है। a39 कौन है, a39 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 39। तो क्वेश्चन क्या हो गया, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 39 का कोएफिशिएंट क्या होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे सर हम ये ऐसा भी कर
क्या हो गया? 39 39 बेस नीचे होगा, समझ रहे हो ना? आपने जैसे लास्ट लाइन में लिख रखा है ना A39, उस फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो सर हमें एक केस में सिनेरियो मिलेगा सर, वो हो जाएगा सर 20 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 19 इंटू 1 अपॉन 19 फैक्टोरियल सर, शायद। ना कैसे लॉजिक लगा रहे हो, तुक्का मार रहे हो या क्या कर रहे हो? सर ये मतलब सही लगा सर एक तरीके से सर, तुक्का भी गई सर। हाँ तो फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, ऑथेंटिक मेथड से जाओ। एग्जाम में फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा खुद पे? तो और मेथड अगर सही रही, ऑथेंटिक मेथड रही, तो आप डायरेक्टली टिक करके आओगे, नहीं तो बहुत नेगेटिव हो जाएंगे इस तरह से। तो आपको इसलिए मैंने बोला क्लास में कंसंट्रेट होकर सुनते जाया करो कि भाई कैसे तरीका अपना जा रहा हो, क्या किस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा। अब सिंपल आपको मैंने क्या पूछा है कि x की पावर 39 का कोफिशिएंट निकालना है, उसमें आपको कोई भी दूसरे अजम्पशन लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको जो मेथड सीखा है उससे ट्राई करने की कोशिश करो ना, तो ही तो आप सही कर पाओगे। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं डाउट ही रहेगा एग्जाम में भी कि मेरा तरीका सही है गलत। लेकिन अगर हाँ स्टैंडर्ड तरीके से जाओगे तो कभी डाउट नहीं रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड तरीका वो अपनाओ ना, तब मैं टाइम दे रहा हूँ। तो अब आपके पास अगला टारगेट क्या है कि इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 39 का कोफिशिएंट निकालना, तो इस पे मेहनत करो। इसका x की पावर 39 का कोफिशिएंट क्या होगा, करो सब लोग ट्राई। ठीक है, देखो क्लास हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कोई क्वेश्चन दे खुद की तरीके से अपना एक मतलब प्रॉपर एक तरीका ट्राई करा करो। आंसर जल्दी आना जरूरी नहीं है, आपका अटेम्प्ट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो जरूरी है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? यहाँ तक मैंने क्या किया, ये देखो, ये लॉजिक जब मैं आपको टाइम दूं खुद से सोचा करो कि क्या सोचे। जब मैं आपको बोल रहा था 1 मिनट का टाइम है आपके पास, तो 1 मिनट तक सोचो कि कैसे मैं इनका सम क्रिएट करूँ, तो आपको पूरा ताकत उसमें लगा देनी है। यही देखो, यही स्टेज होती है लर्निंग की। अल्टीमेटली मैं तो बता दूंगा, या फिर आप भी मान लो आपने पहले कर रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप सोचो, तो यहीं पे जब यही सोच के आपको माइंड डेवलप होगा। यहाँ पे जब मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था, मैंने बोला था हमको पहला टारगेट क्या करना है कि ऑड का सम निकालने के लिए क्या तरीका अपना है। फिर आपको क्या सोचना चाहिए था, अरे यार ऑड का सम निकालना, अच्छा पहले मैं सबका सम निकाल सकता हूँ क्या? सबका सम निकालने के लिए यहाँ पे मुझे x को अगर 1 रख दो तो काम हो जाएगा। फिर 1 रख के जैसे देखा तो अगला लॉजिक क्लिक हुआ, अच्छा एक काम करते हैं, x को -1 रख देते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इवन ऑड वाले टर्म्स आ जाएंगे। इवन का पूछा होता तो दोनों को ऐड कर देता। अब यहाँ तक तो आगे तक क्लियर, लेकिन अब A39 मुझे निकालना है। तो बेसिकली अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा इस क्वेश्चन का? मेरा क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। मेरे पास जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर की पावर जो है मेरे पास वो कितनी है, 20 है। इसके एक्सपांशन में मुझे अब x की पावर 39 का जो कोफिशिएंट होगा वो पता करना है। तो अब आप सोचो थोड़ा कि इसको निकालने का क्या तरीका अपना है। अब यहाँ पे बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है क्या? नो सर, नहीं, यहाँ पे 3 टर्म आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे बाइनोमियल नहीं है। तो पहले ये सोचना पड़ेगा क्या ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो पाएगा? यस सर। कैसे कन्वर्ट हो पाएगा बताओ? x + 1 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 20। नहीं, ये x + 1 का होल स्क्वायर है कहाँ? x + 1 का होल स्क्वायर तो कितना आता है, x² + 2x + 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 + x + 2x स्क्वायर है ना? यस। ठीक है, तो कुछ और सोचो। मुझे कैसे भी करके मुझे x की पावर 39 का कोफिशिएंट पता करना, तो इसके लिए मैं क्या तरीका अपनाऊं? और यहाँ पे बाइनोमियल चाहिए, यहाँ पे मेरे पास ट्राइनोमियल है, मैं 3 टर्म है, तो इसको बाइनोमियल में या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे सोचे, क्या लॉजिक लगा? सर x को कॉमन ले लें। लेकिन कॉमन लेके क्या होगा, x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/x का टर्म क्रिएट होगा, 1 क्रिएट होगा और 2x क्रिएट होगा। फिर सर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, इसको आप क्या कहना चाह रहे हो, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर? यस सर, ये क्या सर? ये भी हो सकता है, लेकिन फिर हाँ इसको एक सिंगल टर्म, इसको एक सिंगल टर्म मान सकते हो। इससे भी ट्राई करके देख लो अगर हो पा रहा हो तो। ये समझ में आया क्या किया है? यस सर। ये जो टर्म था 1 + x + 2x स्क्वायर, इसको क्या लिखा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर।
अब मुझे ये पता करना है कि x की पावर 39 का क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक आपने लॉजिक लगा। अब 39 निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें अपन को अपना माइंड यूज करना और अपनी मेहनत यूज करनी है। तो आप जैसे बता रहे हो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, और यही तरीका है सीखने का बच्चों क्लास में, है ना। अटेम्प्ट करा करो, मतलब आपको जब जैसे मान लो एक बच्चे ने बोला सर इसमें ये कर दो, तो ये करके देख लेते हैं, हो सकता है किसी और का कोई और तरीका भी होगा, तो वो भी आप डिस्कस कर लेना, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तुक्के मारो। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिख दे, है ना। अपन ने यही तरीका सीखा, किसी भी चीज का कोएफिशिएंट अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो इसका जनरल टर्म बताओ क्या आएगा, बोलो इसका जनरल टर्म क्या आएगा। 20 CR टाइम्स x प्लस 1 की पावर 20 माइनस r, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म की पावर 20 माइनस r, है ना। यस सर, और x स्क्वायर की पावर इनटू r। वेरी गुड, ये सब समझ में आया। ठीक है, अब 20 CR क्या हुआ, डाउट है? नो सर। किसी को डाउट तो पूछ लो, हाँ बोलो। नो सर, कोई डाउट बोलो बोलो। ठीक है, x प्लस 1 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 2r, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2r, है ना। जी सर। बोलो। अब पर मुझे यहाँ से 39 पता करना, तो यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि r की किस वैल्यू पे 39 होगा। टफ हो जाएगा ना, या फिर कर पाओ तो बताओ। सर करवा सकते, यहाँ से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे r को मैं क्या रखूं ताकि पावर 39 बने, जैसे r को मान लो 20 रखा, तो 20 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 40 बनेगा, तो उससे काम नहीं होगा। 19 रखोगे अगर, तो 19 रखने पे क्या होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे इसको क्रिएट करने से ये दिक्कत आ रही है ना। तो यहाँ से सॉल्व करना आगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कुछ और सोचे। सर इसके बाद हम रिटर्न ट्रायल से कर पाएंगे। हाँ, मतलब बेसिकली आपको ये पता करना पड़ेगा ना r की पावर 39 कहाँ पे क्रिएट होगी, कैसे क्रिएट होगी, उसका क्वेश्चन मुझे पता करना है। ठीक है, इससे देखो मैंने आपने जो तरीका बताया, x कॉमन ले लेंगे, और सर फिर जो टर्म आएगी सर x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1, उसको एक देखो मैं मान लें, हमेशा आपको कहा कि अलग मान लें। हाँ, 1 के साथ अगर आप कभी भी ट्रीट करोगे तो आंसर हमेशा इजी आएगा। तो 1 को एक सिंगल टर्म मान ले, और इसको एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, है ना। यस बाइनोमियल में कन्वर्ट करना था, तो 1 को मैंने अलग कर लिया और ये इसको एक सिंगल टर्म मान लिया, तो देखो ये 2 टर्म मान ले। यस सर। ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल वापस अप्लाई करते हैं। अगेन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट पता करना, तो जनरल टर्म लिखेंगे, तो क्योंकि 1 है ना, तो 1 हमेशा चीजें आसान बना देता है। तो इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा, 20 CR इंटू 1 की पावर 20 माइनस r इंटू सेकेंड टर्म की पावर r, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 20 CR इंटू x प्लस 2x स्क्वायर की पावर r। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और सोचते आगे इसमें, तो ये आ जाएगा 20 CR, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x की पावर r तो अलग आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2x की पावर r। अब ऐसा कुछ आया। अब यहाँ से अगेन मुझे प्रेडिक्ट करना है कि क्या 39 के पावर में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। यस सर। कैसे करेंगे, सर आपकी बात नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, तो अब मुझे अगेन यहाँ तक आ गए। अब मुझे अगेन प्रिडिक्ट करना है कि क्या मैं 39 की पावर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि x की पावर 39 की मतलब कैसे क्रिएट करें। बोलो, क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको ही लॉजिक लगा के सिखाना मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, एक ही स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाना कि सर यहाँ पे ये कर दो या फिर वो कर दो। 39 आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आना चाहिए ना। हाँ सर हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से कैसे? हाँ मतलब रख के देख लो, आर की वैल्यू रख के देखोगे तो अगर मान लो सर r 1 प्लस 2x की पावर जो r है उसका भी जनरल टर्म लिख देते हैं ना, उसका जनरल टर्म, जैसे फिर उसमें x की पावर जो आएगी उसके हिसाब से इसमें भी वो अगर इसका जनरल टर्म लिखोगे तो यहाँ पे r की एक और वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पावर r है, यहाँ पे पावर n होती तो आप 20 CR लिखते हो, तो यहाँ पे पावर r है, क्या लिखोगे, r से t,
तो वो और लेंथी हो जाता है। तो सोचो कि क्या करें। अरे नॉइज आ रही किसी, बताओ। क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आया था आपके मेंस में, तो आपको सोचना तो पड़ेगा कैसे हम x की पावर 39 का क्वेश्चन निकाले। बताओ यहाँ पे क्या तरीका अपना है, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, समझ पा रहे हो? जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम एक बार हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे वो टर्म बाइनोमियल में कन्वर्ट हो रहा था, है ना? वहां पे वो क्या हो रहा था, टर्म बाइनोमियल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बाइनोमियल में कन्वर्ट मैंने दो तरीके से किया। एक तरीका आपने बताया कि 1 + x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर दो सर। फिर दूसरा तरीका एक और क्या सोचते कि 1 को अलग कर लेते, इसको सिंगल टर्म मान लेते, तो ये कर लिया अपन ने। लेकिन दोनों ही केस में मेरे पास प्रॉब्लम क्या रही है, यहाँ पे 39 का क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने के लिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम समझ में आया क्या हो रहा है? इसका तरीका सिखाऊंगा मैं कैसे करना, लेकिन यहाँ तक समझ में आया क्या दिक्कत आ रही है? यस सर, आगे। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा केस होता है, जब यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म आ जाए और उसको हम कंबाइन करने में दिक्कत आ रही है, इसको क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में फिर हमको यूज करना पड़ता है मल्टीनोमियल। ठीक है, देखो इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस सिखा रहा था, इसलिए आपसे ये मेहनत करवा रहा था। ठीक है, ताकि आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में, जब हमारे पास कुछ भी ना बचे तो लास्ट क्या रहता है, मल्टीनोमियल थ्योरम। क्लियर है? हाँ, मतलब ये कब यूज करेंगे, जब जब बाइनोमियल से ज्यादा टर्म आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा टर्म आ जाए, 2 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, और उसको हम कंबाइन, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करने में हमको दिक्कत आ रही हो, मतलब वो कहीं ना कहीं बाइनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और उसको क्वेश्चन निकालने में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में फिर हमको मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो पाएगा क्या बिना उसके? नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये मेहनत करवा रहा था। तो अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे पास आ गई, लेकिन हमें हर बार आपको देखो ट्राई पहले वही करना है कि कोशिश करो उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीनोमियल अप्लाई कर दिया। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर अब आ रही है सर, बीच में कट रही। ठीक है, थोड़ा यहाँ बारिश हो रहा तो हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो। ठीक है, अभी आ रही है ना? क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन लेने का रीजन ये था कि देखो मल्टीनोमियल हम इस मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने के जो लास्ट लेक्चर होता है उसमें हम मल्टीनोमियल सीखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए, जब हम ऐसी जगह अगर अटक जाए तो वहां पे हम मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस थ्योरम को यूज करना है उसका आपको इंपॉर्टेंस पता होगा। क्लियर है सबको? यस यस सर। चलो आओ, वो मल्टीनोमियल तो हम लेक्चर के मतलब इस चैप्टर के एंड में सीखेंगे, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आंसर इसका नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब जो अगला कॉन्सेप्ट था आपका ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये सीखना। सर हाँ बोलो सर, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सर, हम जैसे x + 1 का होल स्क्वायर इनटू x नहीं प्लस x स्क्वायर करके हम इसको हिट एंड ट्रायल करके देन निकाल सकते हैं। उससे आ रहा था क्या हिट एंड ट्रायल से? मतलब उसे करके तो देखा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उसमें 2 टर्म बन रहे थे, फिर उसके अंदर हो सकता है x की पावर 39 2 जगह क्रिएट हो, एक ही जगह क्रिएट हो रहा था क्या? वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो करके तो देखा था, वहां पे हिट एंड ट्रायल रख के देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी कम ही है आने की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपका, इसमें हमने देखो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला, क्या पढ़ा था अपन ने? बोलो। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ पे आता था? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, वेरी गुड। मिडिल टर्म पे आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आता था, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या पता करना है? ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब इसके पूरे एक्सपेंशन में मुझे ये पता करना है, इसका जो एक्सपेंशन होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगी, उसमें मुझे ये पता करना है कि उस पूरे एक्सपेंशन में जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन सी होगी। तो दोनों में अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो डिपेंड करेगी कि a और b की वैल्यू क्या आ रही है, है ना? यस सर। ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि a और b की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब इसको निकालने का थोड़ा अलग तरीका होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे पहले उस तरीके की डेरिवेशन में जाने से पहले हमको उसका तरीका समझना है। वो 2-3 स्टेप अगर आप अपना लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो टर्म्स होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ n+1 टर्म्स आएगी, t1 t2 t एंड सो ऑन अप टिल tn+1, टोटल n+1 टर्म्स आएगी। अब इसमें से सबसे बड़ी टर्म पता करनी है,
जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है मुझे वो पता करनी है, इन सारी टर्म से सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी ये पता करनी है। ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लो इसकी जो टी आर प्लस वन टर्म है, क्या अज्यूम करा मैंने कि इसकी कोई ना कोई एक टर्म तो ग्रेटेस्ट होगी से। तो एक जनरल मान लो अज्यूम कर ले कि लेट टी ग्रेटेस्ट टर्म, टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म, है ना। अब ये अगर ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसके अलावा जितनी भी टर्म होगी सब इससे छोटी होनी चाहिए। यस सर। समझ पा रहे हो ना? हाँ है ना, आंसर करते रहना है ना, वो डाउट है तो पूछ लेना। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स होगी वो सब क्या होगी, छोटी होगी। इसके मतलब अगर मैं इसके अलावा कोई भी टर्म जैसे टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, इसके अलावा कोई और टर्म का इसके साथ रेशियो लूंगा तो ये रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आना चाहिए। यस सर। 1 या 1 से क्या आना चाहिए, ज्यादा। हो सकता है वो दोनों ग्रेटेस्ट टर्म सेम आ जाए, या तो 1 आएगा या तो क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसके अलावा मैं किसी टर्म से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आनी चाहिए। यस सर। ये लॉजिक समझ में आया? तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है। आपको क्या करना है इसमें, देखो एक फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा आपको बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना। आप हर क्वेश्चन में क्या करना, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, ये जो रेशियो होगा इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से इक्वेट कर देना। क्या कर देना, हर क्वेश्चन में टी आर प्लस वन आपको लिखना आता है और टी आर भी आपको लिखना आता है ना। यस सर। बोलो जैसे इसका एक्सपेंशन होगा, इसमें बताओ टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, बोलो जनरल टर्म। सर एन सी आर आर इनटू में सर into ए की पावर एन माइनस आर तो बी एक्स की पावर पावर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सबको क्लियर है ना? ये इसमें डाउट हो तो पूछ लो पहले। ये मैंने टी आर प्लस वन टर्म लिखा, जो ये जनरल टर्म लिखना तो आता है ना सबको? यस सर। यस तो इसी तरह से अगर मैं आपको पूछता, बताओ इसी के अंदर टी आर टर्म क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे अगर आर प्लस वन आता तो यहाँ पे आर आता, तो टी आर में क्या होगा, एन सी आर माइनस वन। वेरी गुड, एन सी आर माइनस वन। यहाँ पे जो भी हो तो उससे एक कम यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे आर माइनस वन आ जाएगा, है ना। यस सर। और ए की पावर क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन। हाँ ए की पावर इन दोनों का डिफरेंस, है ना। यस ए सर। की देखो क्या की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा एन माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, एन माइनस आर प्लस वन, है ना। यस सर। एन माइनस आर प्लस वन। और जो सेकंड टर्म आता है बी, उसकी पावर कितना आ जाएगा, ये आर माइनस वन। बोलो ये इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वापस समझा दूंगा। ये मैंने जनरल टर्म लिखा, वैसे कुछ नहीं, मतलब ये जो बाइनोमियल है उसमें जनरल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, एनसीआर, यहाँ पे जो भी होता है उससे कम, फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म की पावर आर, है ना। यस बोलो तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, ये टी आर प्लस वन लिखो, टी आर लिखो, इन दोनों का क्या ले लो, रेशियो, और रेशियो को इक्वेट कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। रेशियो को कैसे इक्वेट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन इक्वेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो पहला स्टेप ये करना है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। हर क्वेश्चन पहला स्टेप क्या करना है, जब भी ग्रेटेस्ट वाला टर्म आए तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, ये वाला रेशियो निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आर की कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी, है ना। ये सिंप्लीफाई करोगे सारी, आपको क्वेश्चन में ये ए पता होगा, बी एक्स पता होगा, एन पता होगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप आर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू जो के है, अगर ये इंटीजर आ गई, क्या आ गई, इंटीजर आ गई, मतलब आपने जो अजम्पशन माना था वही आपकी ग्रेटेस्ट है। मतलब ये जो टी आर प्लस वन थे या फिर टी आर, ये दोनों के दोनों ही आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट है। टी आर बोलो या टी आर प्लस वन बोलो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और यही आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट है। मतलब मान लो आर की वैल्यू के आ गई तो आर की जगह यहाँ पे के रख देना, तो के प्लस वन और टी के, ये आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। अगर मान लो इसकी देखो कोई भी नंबर, कोई सुनना ध्यान से, कोई भी नंबर या तो इंटीजर होगा या तो डेसिमल होगा, है ना। अपन मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर पढ़ते हैं या तो वो इंटीजर होगा या तो डेसिमल होगा, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू आ रही के, या तो ये इंटीजर या फिर इंटीजर नहीं है, बस दो ही तो पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो अगर इंटीजर नहीं आएगी तो उस केस में आपका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, उस केस में जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जैसे मान लो ये आ रही वैल्यू 2.3, तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, थर्ड टर्म। अगर ये वैल्यू आ रही है 5.8 तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म। अगर ये वैल्यू आ रही है 7.2 तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा 8 टर्म, एक ज्यादा। ये अगर ये वैल्यू आ रही होती मान लो 7, ये आर की वैल्यू आ रही थी 7, तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाता है, 7 या फिर 8, दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। आर की वैल्यू आती मान लो 6, तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाता है, या तो 6 या तो 7, है ना। और मान लो डेसिमल में आ रही है तो डेसिमल में तो आगे वाली वैल्यू मैंने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 कर दो कि ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म। ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट। वापिस समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना,
स्टेप 1, सब लोग ध्यान सुनना। क्वेश्चन जब भी आए आपका कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालना इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस bx की पावर n, तो सबसे पहला स्टेप आप यही करना कि ये रेशियो निकालना, tr प्लस 1/tr, ये रेशियो निकाल लेना। इसको आप इक्वेट कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर आप एक काम करो, इसको 1 से इक्वेट कर दो, ठीक है। इनइक्वालिटी तो आप इक्वालिटी सॉल्व कर लो, ठीक है, एक ही बात है, चाहे 1 से सॉल्व करो 1। यहाँ से आपके पास r की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आए ना, समझ पा रहे हो? यहाँ से r की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर r ये जो वैल्यू है कि ये अगर इंटीजर आ जाता है, ये अगर क्या आ जाता है इंटीजर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास मान लो 6 आ गई किसी क्वेश्चन में, तो आपके पास जो ये टर्म होगी 6th टर्म और 7th टर्म, ये आपकी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। मतलब आपने जो असम्पशन माना तो दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, यहाँ पे 6 रखोगे तो t6 इक्वल टू t7, तो वही आपकी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर r की वैल्यू इंटीजर आ जाती है, r की वैल्यू क्या आ जाती है इंटीजर, तो tr और tr प्लस 1 यही आपकी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म। tr और tr प्लस 1 यही आपकी क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों बराबर हो जाएगी और यही आपकी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। अगर r की वैल्यू, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि r की वैल्यू इंटीजर ना है, r की वैल्यू इंटीजर ना है, तो उस केस में आपकी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, इसका इंटीजर पार्ट ले लेना और उसमें प्लस 1 कर देना, इसका इंटीजर पार्ट ले लेना और उसमें क्या कर देना प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अब मैं आपको लॉजिक लगा के समझा के पूछता हूं, बताओ अगर r की वैल्यू मान लो मेरे पास आ रही है 5.3, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 6 टर्म। वेरी गुड। अगर r की वैल्यू आ रही है 11.8, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 12। अगर r की वैल्यू आ रही है मान लो 8, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 8 and 7. 8 और 9। वेरी गुड, 8 और 9। अगर r की वैल्यू मान लो आ रही है आपके पास 15, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 15 और 16। बहुत बढ़िया, आगे समझ में याद हो जाएगा। यस सर। ये फॉर्मूला याद करने से अच्छा ये तरीका याद कर लो, ये कभी भी भूलोगे नहीं आप, ये हमेशा एग्जाम में भी याद रहेगा, लेकिन फॉर्मूला जनरली हम भूल जाएंगे, ठीक है। आपको पहली स्टेप में क्या करना है, tr प्लस 1/tr का रेशियो 1 से इक्वेट करना, उसको सॉल्व करके r की वैल्यू पता करनी। इंटीजर आ गया तो वही ग्रेटेस्ट टर्म है, इंटीजर नहीं आया तो उसमें प्लस 1 ऐड कर दोगे तो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, मतलब उसका इंटीजर पार्ट बेसिकली। आगे समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। यस सर। ये क्वेश्चन करो चलो। अच्छा, इसमें एक तरीका, इसको अगर सिंपली देखो, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक स्टेप ये कर लो। जनरली इसको अगर 1 बनाना, इसको पहले 1 बना लेते हैं। अगर इसको 1 बनाना तो क्या करें, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, 2 + 3x की पावर 9 है। मैं करके दिखा रहा हूँ, पहले इसको देखो ध्यान से। आपको बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिट एट x = 3/2। ये लास्ट में रखना आपको, x की वैल्यू 3/2 पे इसकी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी वो पता करना है। तो ये आपका एक्सपेंशन है ना? Yes, बोलो, sir. बताओ पहला स्टेप क्या करें? यस सर। स्टेप 1 क्या करें, बोलो। tr plus 1/r is greater than or equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो या फिर 1 से इक्वेट करो, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल ले, है ना? Yes. बोलो बच्चों, tr + 1 बताओ क्या होगा? इसके एक्सपेंशन में tr + 1 टर्म क्या होगा? 9cr। आप चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 9cr, हाँ बोलो। 9 minus 3x की पावर और 3x की पावर r। वेरी गुड। और tr + 1 टर्म क्या होगा? 9cr minus 1 2 की पावर 9 minus r plus 1 x की पावर r minus 1। बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? यही तो बोला मैंने, इनका रेशियो निकाल लेना। अब इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई। 9cr की वैल्यू निकालना आती है आपको? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और 9 माइनस r फैक्टोरियल, है ना? Yes. ठीक है, अब देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या, 2 की पावर n माइनस r है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 9 माइनस r प्लस 1 है। तो कहाँ पे ज्यादा, ऊपर के नीचे? सर नीचे। नीचे ज्यादा एक एक्स्ट्रा, मतलब बेसिकली ऊपर जो भी पावर उससे नीचे एक एक्स्ट्रा है। यस सर, ज्यादा। जैसा अगर मैं ये बोलूं 2 की पावर ऊपर 9 है तो नीचे 2 की पावर 10 है, तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, है ना? यस सर। यस सर। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो नीचे एक 2 बच जाएगा।
इन दोनों को कैंसिल, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा 9 माइनस आर प्लस 1, या फिर ऐसा सोचो बेस सेम में डिवाइड और पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यस सर। पावर सब्सट्रैक्ट करो तो एक 2 बच जाएगा, तो एक नीचे क्या बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x की पावर r, यहाँ पे 3x की पावर r माइनस 1, तो पता क्या होगा इन दोनों को सब ऊपर हो जाएगी 3x बच ऊपर एक जाएगा। 3x जाएगा, है ना। बेस सेम में, बेस सेम में पावर, बेसिक पावर एंड एक्सपोनेंट लगा रहा हूँ, इतना आना चाहिए आपको, ठीक है। और नीचे है r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा कितना n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल तो ठीक है। सर हो जाएगा। ये इक्वल टू 1 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू 3/2 रखो तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा, क्या आ जाएगा r, क्लियर है। यस सर। एक बार r आ जाएगा फिर आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि r की वैल्यू के हिसाब से कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, यस सर। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखो ध्यान से। ये सिंप्लीफाई करोगे, x की वैल्यू मतलब r की जगह उन्होंने k ले लिया और कुछ भी नहीं है, r की जगह क्या ले लिया k, x की जगह 3/2 रखने पे x k की वैल्यू आ रही थी 13/90, k की वैल्यू कितनी आ रही थी 90/30, मतलब 6.92। तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी। 7 वेरी गुड, 7th टर्म। तो 7th टर्म आपकी कौन सी होगी ग्रेटेस्ट टर्म, आसान है ना। यस सर आसान है। देखो ये सबसे आसान तरीका है, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर को 1 से इक्वेट कर दो, आर या फिर के कोई भी हो, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर को 1 से इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, एक्स की जो भी क्वेश्चन में वैल्यू की 1 है वो रखो, और आर की वैल्यू पता करो। आर की वैल्यू अगर डेसिमल में आ रही होगी तो वो अगला जो भी इंटीजर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। 6.92 और इसके बाद इंटीजर कौन सा आता है, 7th टर्म, तो 7th टर्म आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म। आगे समझ में। यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। चलो एक अब ये वाला ट्राई करने की कोशिश करो और बताओ कौन सा टर्म आएगा। सब लोग अपने एंड पे ट्राई करो अच्छे से, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 3 से 4 मिनट, आराम से सोचो, करो ट्राई, खुद से अप्लाई करने की। सर इसमें एट के बाद कुछ है क्या? अच्छा हाँ, एट एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड ना, अच्छा एक्स इक्वल टू क्या रखना था, क्वेश्चन आगे होगा, रुको। एक्स इक्वल टू 1/5, एट एक्स इक्वल टू 1/5। ओके। सब लोग प्लीज ट्राई करो, टाइम लो कोई बात नहीं। सब लोग अच्छे से ट्राई करना स्टेप बाय स्टेप, और देखो क्या आंसर आ रहा है।
सर R15 आ रही है। सबने ट्राई किया है? हेलो, सर कर रहे हैं। कर रहे हैं? करो करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई जो करो बस, कोई इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, देखना मुझसे कहीं गलती हो जाए और अपना आंसर भी मैच करते रहना, तो मुझे बता देना। आ रहा आंसर? सर आर की सर आने वाले। देखो, आप अगर देखोगे हर हर क्वेश्चन में ये वाला रेशियो आएगा हमेशा, तो इसको मैं जनरलाइज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसको अलग से निकाल के देख लेना, अगर याद रखो तो n फैक्टोरियल, देखो NCR अपॉन NCR माइनस 1 है ना, हाँ, हर क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो आएगा, बस n अलग अलग होगा, आया ना? यस सर। ठीक है, इसको मैं डिवाइड ऊपर जाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा हर क्वेश्चन में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे है r फैक्टोरियल, यहाँ पे है r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको पता है फैक्टोरियल के टर्म्स में एक एक करके कम होता है, तो r फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, जैसे आपको याद होगा 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते थे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बोलो। यस और ऊपर n माइनस आर प्लस 1, तो ऊपर ज्यादा है तो ऊपर वाले में एक कम कर देंगे, तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे एक n माइनस आर फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, एक r माइनस 1 ऊपर फैक्टोरियल था, वो भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा n माइनस आर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या, r। तो आपके पास हमेशा इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ऊपर बचेगा n माइनस इन दोनों का डिफरेंस r प्लस 1 और नीचे बचेगा r। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इन दोनों का रेशियो लोगे, देखो n से n कैंसिल है ना, r माइनस 1 से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r बचेगा और इसमें से ये बचेगा। ठीक है, बोलो, आ रहा है समझ में? पता यस सर। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी मदद से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो बचेगा 15 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r, एक r बचेगा, इंटू 1/3 इंटू माइनस 5x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं x की जगह 1/5 जब रखूंगा, देखो क्या होगा, x की जगह 1/5 रख दोगे, ये बचेगा -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 -3 है ना,
ये -3 भी उधर चल जाएगा, तो 16 माइनस आर इक्वल टू -3r, तो ये इधर आ जाएगा, तो 3r माइनस आर 2r। क्या हुआ, कोई मिस्टेक हुई क्या? देखो एक मिनट, क्वेश्चन वापस चेक। x की वैल्यू 1/5 थी कि -1/5 थी? x की वैल्यू 1/5, 1/5। हाँ, आपका क्या आ रहा था? यही आ रहा था कैलकुलेशन, देखो कि कुछ और आ रहा है? सर r की वैल्यू 8 आ रही थी। 8 कैसे आ रही थी? यहाँ पे 1/5 आप रखोगे, देखो नीचे तो आपके पास क्या बचेगा, यही बचेगा 15 माइनस आर n माइनस आर प्लस 1 अपॉन n माइनस आर। आर की जगह 15 सॉरी n की जगह 15 रख दोगे तो क्या बचेगा 16 माइनस आर अपॉन आर, है ना। और इधर क्या बचेगा, 1/3, नीचे एक 3 बच जाएगा और ऊपर एक बच जाएगा -5x की पावर आर। अच्छा यहाँ नेगेटिव भी है ना, तो प्रॉब्लम नेगेटिव का भी होगा, हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पे -5x की पावर आर है और नीचे क्या है -5x की पावर आर, और इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू -5x, तो वही बचेगा -5x। तो -5x में x की जगह 1/5 रखोगे, -3 उधर चला जाएगा तो -3r। तो r नेगेटिव कैसे आ रहा है? सर मेरा तो ये आ रहा था सर, r -16/3r = 1। तो r कितना आ रहा है, मतलब डेसिबल में कितना आ रहा है? डेसिमल में नहीं आ रहा सर, वैसे आ रहा है। इंटीजर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, क्या आ रहा है, वही चेक करना है ना। 4 आ रही है वैल्यू। कहीं ना कहीं छोटी मोटी हाँ कोई सर, 4 मिस्टेक आ हुई, रही एक बार देखो ध्यान से कैलकुलेशन देखो। हाँ सर, इंटीजर गलती दिख रही है। कहाँ पे, मतलब मेरे इसमें सर कहीं गलती r दिख रही है आपको कैलकुलेशन में? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, वापस क्रॉस नहीं चेक सर, करता हूँ, आप भी अपने आंसर को क्रॉस चेक करो। कहीं ना कहीं बस नेगेटिव का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, -5x जो है ना उसके कारण दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पे सर 2 केसेस बनेंगे सर इस सिचुएशन में, तो सर कि r पॉजिटिव हो जाए, सर r इवन नंबर हो जाए, हाँ तो हाँ इवन वही नंबर वही में सर नेगेटिव कट जाएगा। प्रॉब्लम यही है, देखो यहाँ पे नेगेटिव का टर्म है, तो नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे नेगेटिव का टर्म है, तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बेसिकली आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आर आपका कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्टीमेटली यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके सॉल्व होगा। अभी मॉड क्यों लगाना रहता है, इसका डेरिवेशन में ही समझ में आएगा, जो डेरिवेशन आपको मैंने अभी कराया नहीं है, इसके में मॉड लगाओगे तभी जाके ये वैल्यू आपके पास आंसर आएगी। तो यहाँ पे जब मॉड लग जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव बनेगी तो नीचे क्या बनेगा, 3r = 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 माइनस r = 3r। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4r = 16। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो 4 आ रही है, क्योंकि r तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मॉड ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। तो जो भी वैल्यू लिखोगे आप क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो r की वैल्यू 4 आ रही, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, 4 या 5? 4 या 5, मतलब 4 और 5 दोनों को भी बोल सकते हो, दोनों की वैल्यू इक्वली आएगी। तो आपकी ग्रेटेस्ट सम कौन सी आएगी इस केस में, 4 या 5। बस यहाँ पे तो गलती क्या हुई, गलती नहीं मतलब एक छोटी सी बात बताने रह गई थी, मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको मॉड लगा के सॉल्व करना है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पे तो पॉजिटिव था सम, तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे जब भी क्वेश्चन नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखना मॉड लगा। बाकी तरीका यही रहेगा हमेशा। एक केस में देखो आंसर डेसिबल में आ रहा था और एक केस में आंसर इंटीजर आ गया। दोनों ही केस समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, इसका आंसर देख लो। हाँ यही आ रहा है, 4th और 5th टर्म इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी, दोनों की तो वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है। मॉड लगाना पड़ेगा आपको बस। जब 4th टर्म निकालोगे तो पावर ऑड आ जाएगी, तो उस केस में आंसर नेगेटिव आएगा। और 5th टर्म निकालोगे तो पावर क्या आ जाएगी, इवन, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो देखो ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट था। इसके क्वेश्चन साइड बाय साइड आप करते रहना मॉड्यूल से। वो बाय डिफॉल्ट मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आपको घर पे अपने एंड पे इसके क्वेश्चन करते रहने। जो भी टॉपिक होता जा रहा है उसके मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है वो अपने घर पे अपने ट्राई करते रहो। अब अगली क्लास में आपको फाइनली बस थोड़े मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हम करेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम सीखेंगे
और कोफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि एनसीआर की जो जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे बाइनोमियल में कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यस सर। सर हमारे कौन से चैप्टर रह रहे हैं क्लास में? क्या हो गया? बाइनोमियल से सर